जीवन के 4 शब्द प्यार, ईमानदारी, सच्चाई और सम्मान, ये 4 जिसके पास है वही जीवन में सक्सेस हो सकता है। आज के इस थॉट के साथ मैं राजाराम आपका फिर स्वागत करता हूं अपने लेसन 9th क्लास का साउंड के आखिरी भाग में। इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ईयर, यानी कि मानव कान। चलिए देखते हैं मानव कान क्या है और ये कैसे विभिन्न ध्वनि तरंगों को स्टडी करता है और हमको इन्फॉर्मेशन देता है। ह्यूमन ईयर या मानव कान। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये एक सेंस ऑर्गन है। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसमें से एक होता है कान, जो साउंड वेव्स को, ध्वनि तरंगों को पकड़कर रिसीव कर उसको ब्रेन तक भेजता है, ताकि ब्रेन, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसको स्टडी करे और पहचाने कि ये आवाज़ में क्या मैसेज है। ह्यूमन ईयर is a highly sensitive part of human body which enable us to hear sound. Human ear, मानव कान, एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो हमको सुनने में सहायता करता है। आपको याद होगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था, साउंड इज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सुनने का जो क्षमता है वही साउंड है, और उस साउंड को सुनने के लिए ये बनाया गया है, बना हुआ है हमारे शरीर में। इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वाइब्रेशन ऑफ द एयर विथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज। जो साउंड हमारे कान में पहुंचता है, मान लीजिए एक सोर्स है, यहाँ से कुछ आवाज निकल रहा है, और आवाज को आपने अगर देखा होगा तो कंप्रेशंस, उसके बाद रेयरफैक्शन, CR, ये जो प्रोपोर्शन है, कंप्रेशन देन रेयरफैक्शन देन कंप्रेशन देन रेयरफैक्शन। तो जब ये साउंड वेव ट्रेवल करता है इसमें एयर में, तो इस CR के द्वारा ये हमारे कान तक पहुंचता है। कान का चित्र अभी मैं डिटेल में आपको उसको समझाऊंगा। पहुंचता है, पहुंचने के बाद एक कान उसको रिसीव करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, मैं उसके थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाऊं। अगर आप मानव कान देखेंगे ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रम मिलेगा, और उसके बाद यहाँ से ऐसे एक स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 किस्म की हड्डियाँ हैं। ये पार्ट अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से ये एक पार्ट, और यहाँ से एक पार्ट, इसको बोलते हैं आउटर ईयर। ये है मिडिल ईयर, और ये है इनर ईयर। जस्ट एक स्केच है। आपके इस लेसन में कभी कभी ह्यूमन ईयर का डायग्राम बनाने को आता है, तो आप इसको ध्यान रखें कि सिंपली इसका फंक्शन आपको समझने की कोशिश करें। तो जब कोई भी साउंड वेव यहां से एंटर करता है, इस इलाके को बोलते हैं पिन्ना। दिस इज कॉल्ड पिन्ना। ये आउटर पार्ट होता है जो साउंड को रिसीव करता है, और ये साउंड जो है, ये जो होता है ईयर कैनाल। ये जो एरिया होता है कैनल होता है, जिसके द्वारा ये आवाज अंदर को जाता है। ये जो पोर्शन है ये है एक्चुअली ईयर ड्रम।
ईयर ड्रम जो है, जैसा हमारा लॉक सिस्टम है गले में, एपिग्लॉटिस से आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो फूड ट्रैक है वो बंद हो जाता है, जब खाना खाते हैं तो सांस का ट्रैक बंद हो जाता है। तो इस तरह का एक लॉक है सिस्टम में पर्दा, जो यहाँ 3 हड्डियों से मिलके बना हुआ है। 3 छोटी छोटी बोन्स होते हैं इसमें। पहला है हैमर, दूसरा है स्टीरअप, तीसरा है एनविल। ये छोटे छोटे जो 3 बोन हैं, ये बोन यहाँ पे बने होते हैं, इसको बोलते हैं हैमर, स्टीरअप, एनविल। ये जो 3 बोन्स होते हैं, ये बोन्स जब यहाँ पे साउंड वेव्स टकराता है ईयर ड्रम से, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन का, इस वाइब्रेटिंग होते हुए CR कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होते हुए जो साउंड आपके कान में प्रवेश करता है, एंटर करता है, वो इस ड्रम को हिट करता है, ड्रम को कंप्रेस करता है। कंप्रेस जैसे ही करता है, ड्रम उस साउंड को आगे, इसमें जो ये कनेक्टिविटी है इसको बोलते हैं कोचली, COCHLE, कोचली। ये जो सेट ऑफ सेमी सर्कुलर सेल है, इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये वो जगह है जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद ये होते हैं ऑडिटरी नर्व। यानी कि जैसे ही साउंड यहाँ एंटर करता है पिन्ना में, ईयर कैनल के द्वारा ये ईयर ड्रम तक पहुंचता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट होने की वजह से उस साउंड को वो ट्रांसफर कर देता है। कोचली नाम का एक सेल्स है जो इस साउंड के वाइब्रेशन को कैच करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये इंपल्स ऑडिटरी नर्व के द्वारा हमारा ब्रेन तक जाता है। उसके बाद ब्रेन उसको स्टडी करता है, आवाज कैसा है, क्या है, इसमें ब्रेन कान का कुछ लेना देना नहीं है। इसका काम इतना ही है कि आवाज को ये रिसीव करे और कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में इसको ब्रेन तक छोड़े। ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि ये आवाज पहले से सुना हुआ है कि नहीं, और ये आवाज नया है, या ये आवाज उसमें पिच कितना है, इसमें एम्पलीट्यूड कितना है। हाँ, एक चीज है, जब हम लाउडनेस की बात करते हैं, मैंने आपको लाउडनेस पढ़ाते समय बताया था, प्रबलता, ध्वनि कितना प्रबल है ये आपका ईयर ड्रम डिसाइड करता है। अगर बहुत ज्यादा है, हमारा सुनने का जो कैपेसिटी है इवन 40 to 60 डेसिबल नॉर्मल और 150 तक एक्स्ट्रा, यानी कि जो एयरक्राफ्ट का साउंड्स वगैरह आता है 140-150 डेसिबल का होता है। अगर हम लाउडनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ तक वो बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर हो तो ये जो पर्दा है, ये जो ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम फट सकता है। और जैसे ईयर ड्रम फटेगा, आपको पता है, आपने स्कूल्स में देखा होगा कई जगह, जो हम जास ड्रम बजाते हैं स्कूल में सुबह प्रेयर में, अगर उसमें कहीं भी क्रैक हो तो ड्रम का जो धुन है, जो ड्रम में जो पिच निकलेगा वो खराब हो जाएगा। इसी तरह इफेक्टिव अगर ईयर ड्रम है तो आपको अच्छा सुनाई देगा, अगर डिफेक्टिव ईयर ड्रम है तो आपको सुनाई नहीं देगा। अदरवाइज कान का काम इतना ही है कि ये आवाज को रिसीव करे, वेव्स को रिसीव करे, उसको कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा इसको ब्रेन तक सप्लाई करें। तो ये ऑलमोस्ट एक जस्ट स्केच, आपको ये डायग्राम बेसिकली आपको स्केच बनाना आना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर पूछ लेता है, या फिर उन 3 बोन्स के नाम बताओ
जो लीवर का काम करते हैं। यहाँ पे लीवर, ये लीवर का मतलब होता है पेंच हिंदी में, या सपोर्ट। ये LIVER नहीं है, लीवर कलेजा नहीं है, ये लीवर का मतलब होता है। ये आप यहाँ देखेंगे इस तरह से सिचुएशन है, जब साउंड टकराएगा ड्रम से तो ये लीवर्स उसको मूवमेंट करने में सहायता करेंगे। जब वाइब्रेशन वापस चला जाएगा तो फिर लीवर उसको प्रेस करेगा, तो ड्रम अपनी जगह पे पोजीशन पे आ जाएगा। तो ड्रम वाइब्रेट करता है साउंड के लाउडनेस या पिच के हिसाब से, तो उसी के बाद ही इसको हम समझ पाते हैं कि ये साउंड किस तरह है। तो ये है ह्यूमन ईयर। 3 सेक्शन में बटा होता है ह्यूमन ईयर। पहला आउटर, बाहर जो हमको दिखाई देता है, ये एक कैनाल से जुड़ा होता है जो ईयर ड्रम तक जाता है। ईयर ड्रम वाला पोर्शन जो होता है जिसमें 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, हैमर मीन्स हथौड़ा, स्टिरिप एंड एनविल, ये तीनों छोटी बोन्स जो हैं इस वाइब्रेशन को होने में, रिकॉर्ड करने में सहायता करती हैं। जैसे ये वाइब्रेशंस रिकॉर्ड होते हैं, ये ट्रांसफर होता है कोचलिया नाम का सेमी सर्कुलर सेल्स हैं। अगर इसको आप देखेंगे तो ऐसे सेमी सर्कुलर सेल्स होते हैं, और जो आके इस तरह से नर्व्स के साथ जुड़ा होता है। तो ये इंटरनल ईयर का पोर्शन है, ये जो उसको कैच करते हैं और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। बदलने के बाद ब्रेन में ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा या सांकेतिक जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो आवाज़ को पकड़ सकती हैं, ऐसी कोशिकाओं के द्वारा मानव मस्तिष्क तक भेजता है, दिमाग तक भेजता है, जो उसको एनालाइज करता है और उसके गुड और बैड्स, पहचाना नहीं पहचाना, प्लीजेंट है नहीं है, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करता है। तो दिस इज अबाउट ह्यूमन ईयर। इसके 3 प्रमुख भाग हैं, आउटर, मिडिल, देन इनर। नाउ लास्ट टॉपिक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ ह्यूमन ईयर एंड you have understand the function, different parts of it, how this is functioning. So please remember, this may come 3 marks का एक लेबल डायग्राम आ सकता है इस लेसन से ह्यूमन ईयर के ऊपर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साउंड को अफेक्ट करते हैं। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। साउंड के गति को, स्पीड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं जिससे साउंड प्रभावित होता है विभिन्न कंडीशंस पे। इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर, हिंदी में तापमान। दूसरा है प्रेशर, या इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, वायुमंडलीय दाब या दाब। तीसरा है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो साउंड वेव को ट्रेवल करने में अफेक्ट करता है। किसी कारण वेव्स तेज हो सकते हैं, किसी कारण वेव्स कम हो सकते हैं। तो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहले तापमान में वृद्धि से, अगर तापमान बढ़े तो क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको पता है जब किसी भी माध्यम का, चाहे तरल हो, ठोस हो या गैस हो, वेदर इट इज ए लिक्विड, सॉलिड और गैस, व्हेन इट इज हॉटेड, जब इसको गर्म करते हैं या ज़्यादा गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है। जब भी वस्तुएं गर्म होती हैं तो फैलती हैं। तो आपको पता है कि साउंड वेव्स मैटर में ट्रेवल करती हैं।
सपोज एक मैटर है जिसमें पार्टिकल्स हैं, इसमें जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फैलेगा। फैलने से क्या होगा, उसके पार्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो नेचुरली जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे उसको लंबा दूरी तय करना पड़ेगा। तो एनर्जी, जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है साउंड वेव में तो एनर्जी ट्रांसफर होता है पार्टिकल टू पार्टिकल। तो पार्टिकल से बीच में जब गैप बढ़ेगा तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कम हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कम हो जाने से साउंड का स्पीड कम हो जाएगा, तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से साउंड का वेवलेंथ बढ़ जाता है, और वेवलेंथ बढ़ जाने से पार्टिकल के बीच के डिफरेंस बढ़ जाते हैं, और इसके वजह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लेस हो जाता है, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्पीड ऑफ साउंड को ये डिस्टर्ब करता है। इसलिए माना जाता है कि एक वर्ड है यूज करते हैं एनटीपी, शॉर्ट फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आजकल ये वर्ड्स बहुत ज्यादा किताबों में नहीं है, जब हम पढ़ते थे तब यूज होता था एसटीपी, एनटीपी। द स्पीड ऑफ साउंड एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इस पे हम मानते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ए साउंड वेव टू ट्रेवल इन एयर। इस टेम्परेचर पे ये एयर में 380 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री, ऐसा मान के चलते हैं। 20 डिग्री पे इसका स्पीड ये होता है। जैसे स्पीड बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड का स्पीड कम हो जाता है। दूसरा प्रेशर। प्रेशर यानी कि दाब। आपको पता है देयर इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो पृथ्वी है इसके ऊपर बहुत बड़ा एयर कॉलम है। एयर कॉलम बहुत बड़ा, उसमें मैं डिटेल में भी जाना नहीं चाहूंगा। इस एयर कॉलम के वजह से सरफेस में रहने वाले चीजें या और सरफेस पे होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उस पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, वो है प्रेशर इफेक्ट। तो ऐसा माना जाता है प्रेशर नॉर्मल 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, आपको पता है प्रेशर मापने के लिए उसमें जिस कंपोनेंट का यूज किया जाता है वो है मर्क्यूरी। Hg से उसको सिंबॉलाइज करते हैं। तो उसमें जो स्केल रेटिंग है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर को हम नॉर्मल प्रेशर मानते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इस दो कंडीशन में साउंड का स्पीड एयर में ये होता है। अगर दोनों सिचुएशन बदल जाए, प्रेशर बढ़ जाए या घट जाए, दोनों कंडीशन में ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं या तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, जरूरत से ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तो वाइब्रेशन पे, टाइम ऑफ वाइब्रेशन पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे इसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। इससे आप क्या समझते हैं? नमी। एयर में कितना मॉइस्चर है, वायु में, जो वायुमंडल है, वायु में नमी कितना ज्यादा आप महसूस करते होंगे। बहुत जैसा आपको गर्मी लग रहा है, ऊपर क्लाउड्स हैं तो आपको स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है। जो रिटर्न जाने वाले जो हीट वेव्स हैं उसको वो रोक लेता है। इसी तरह वायु में अगर एयर में नमी ज्यादा है तो भी वो साउंड पार्टिकल्स को, साउंड वेव्स को अफेक्ट करता है। नमी ज्यादा होने से गीलापन आ जाता है। गीलापन आने से पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं और चिपकने की वजह से इसका वाइब्रेशन
बाधित होता है और प्रोपगेशन में प्रॉब्लम होता है। तो ये कंडीशन नॉर्मल होने चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 mm ऑफ मरकरी पे ही साउंड का स्पीड अबाउट 380 मीटर पर सेकंड हो सकता है। इससे कम होने का कारण है या तो टेम्परेचर बढ़ गया, या तो प्रेशर बढ़ गया, या प्रेशर कम हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गया, ये सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को डिस्टर्ब करती हैं, अफेक्ट करती हैं। उसमें है नंबर 4 लेंगे तो विंड करंट। विंड करंट, विंड करंट क्या है? व्हाट इज विंड? व्हाट इज विंड? व्हेन एयर इज मूविंग, जब हवा चल रही हो, गतिमान हो, उसमें काइनेटिक एनर्जी हो, तो उसको बोलते हैं विंड करंट। जब साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, आंधी तूफान, तो हवा बड़ा तेजी से चलता है। उस समय जो साउंड वेव ट्रेवल कर रहे होते हैं वो अपने लाइन से डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनका ज़्यादा फोर्स या बल होने की वजह से। तो विंड करंट भी साउंड की स्पीड को अफेक्ट करने के लिए बहुत जिम्मेदार है। उसके बाद आता है डेंसिटी, उसके बाद आता है विस्कोसिटी, उसके बाद आता है फ्रिक्शन। हालांकि देखा जाए तो ये मिलते जुलते टर्म्स हैं। डेंसिटी घनापन, जैसा कंप्रेशन में आपने देखा था, जब एयर कंप्रेस होता है, साउंड वेव्स ट्रेवल करते हैं, तो पहले ये सोर्स जब साउंड निकालता है तो एयर को कंप्रेस कर देता है, उसके मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाते हैं, तो इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। हिंदी में बोलते हैं घनत्व। घनत्व बढ़ने की वजह से इसमें एक भारीपन आ जाता है। भारीपन जब ये फ्री होता है दूर दूर तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो इस तरह से माहौल में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल्स कंडेंस हो जाते हैं। इस वर्ड को बोलते हैं कंडेंस। कंडेंस या हिंदी में बोलते हैं संघनित हो जाना, इकट्ठा हो जाना। इकट्ठा होने की वजह से उसमें स्पेस कम हो जाता है और वाइब्रेशन के लिए उसको जगह कम मिलता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अगर देखें तो लिक्विड के लिए यूज करते हैं वर्ड हम, जैसा फ्रिक्शन हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं। जब दो अपोजिंग फोर्स किसी सॉलिड में एक दूसरे के सामने एक दूसरे को आने से रोकते हो, जैसा मैंने उस दिन बताया था आपको, शू आप चलते हैं तो शू का सोल घिस जाता है, तो अर्थ सरफेस के साथ हमारा शू, जब हम अर्थ को पुश करके आगे बढ़ते हैं तो हमको कोई फोर्स वहां से अपोज करता है। तो सॉलिड्स में जब अपोजिंग फोर्स काम करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, और लिक्विड्स में जब अपोजिंग फोर्स काम करते हैं उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। उसको विस्कोसिटी ये चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, अगर सादा पानी का एक ग्लास ले लीजिए और एक तेल ले लीजिए, दोनों में एक एक कांच का सिक्का डालिए, लोहे का सिक्का थोड़ा लंबा सिलेंडर में, आप देखेंगे पानी में तुरंत नीचे चला जाएगा, लेकिन तेल में थोड़ा धीरे से जाएगा। तो तेल में विस्कोसिटी ज्यादा होता है, यानी कि तेल ऑपोजिंग फोर्स ज्यादा पैदा करता है बनिस्बत की पानी के लिक्विड में। तो ये जो है विस्कोसिटी कहलाता है। तो डेंसिटी एयर में चीजें एक ही हैं, एक जैसे ही हैं, इनका काम एक जैसे ही है, बट इनका लोकेशन, ये एयर के हिसाब से डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लिक्विड के हिसाब से विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, और सॉलिड के हिसाब से फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, 7-8 फैक्टर्स जो अभी आपको मैंने बताया, ये हमेशा साउंड वेव्स को प्रोपगेट करने से रोकती हैं या उनका स्पीड को कम कर देती हैं, उनका इंटेंसिटी को कम कर देती हैं, उनका लाउडनेस को कम कर देती है, उनका पिच को कम कर देती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, आप देखेंगे किताब में आपको इसकी डिटेलिंग मिलेंगे। 2-4 पॉइंट आप याद रखिए। ये एनटीपी वाला जो बात है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जरूर उसको चेक करें। ये चीज़ें हमेशा याद रखने लायक हैं। और इससे जो है आपका ये लेसन यहाँ पे वाइंड अप हो रहा है। हम आगे इस लेसन में हमने जो जो पढ़ा
अभी तक 4 क्लासेस में, इसको एक बार फिर हम जल्दी से इस पे नज़र डालेंगे ताकि कुछ बच्चों को जो छूट गया हो, जो देख नहीं पाए हो पहले, वो एक बार दोबारा से उसको नोट कर सकें। आइए देखते हैं इस लेसन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन, साउंड के बारे में इंट्रोडक्शन था। साउंड इज ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एंड उसके बाद द पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ साउंड। बहुत सारी चीज़ के बारे में हमने सीखा। उसके बाद वायबल मीडियम्स, 3 कंडीशंस थे साउंड प्रोपगेशन के लिए। मीडियम कैसे होने चाहिए? मीडियम शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट्स पार्टिकल कैन वाइब्रेट इजीली। दूसरा था मीडियम शुड हैव इनर्शिया, इसमें जड़त्व तो होना चाहिए ताकि उसके पार्टिकल साउंड को कैरी कर सकें। तीसरा था उसमें फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि उसको मूवमेंट करते समय, वाइब्रेशन करते समय कोई अपोजिंग फोर्स डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद था टाइप्स ऑफ साउंड। वी हैव सीन 2 टाइप्स ऑफ साउंड, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स होते हैं, ट्रांसफर वेव्स मोस्टली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में साउंड को ट्रैवल करने में मदद करते हैं बाय अप्स एंड डाउन्स। सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव विच इज मोस्टली वर्किंग इन एयर, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है पार्टिकल का। बहुत सारी डिटेलिंग इसको हमने आपको बताया था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट था कंपोनेंट्स ऑफ साउंड। साउंड में 8 कंपोनेंट्स होते थे। वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से, दूसरा था फ्रीक्वेंसी, जिसको म्यू से, तीसरा था टाइम पीरियड। देखिए वेवलेंथ यानी कि वाइब्रेशन के समय 2 पॉइंट्स के बीच का, वाइब्रेशन के 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच का जो लंबाई है, दूरी है, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ जितना बड़ा होगा उसका एनर्जी कम होगा, साउंड का स्पीड कम होगा। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा साउंड का स्पीड उतना ज़्यादा होगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा तो ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशंस करता है वाइब्रेटिंग पार्टिकल, और टाइम पीरियड है एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है। उसके बाद है चौथे नंबर पे स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के लिए 2 फैक्टर जरूरी है, मैंने आपको बताया था। फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट हुआ, उसके साथ एक और वर्ड आएगा पिच। जब हम आगे आएंगे पिच में बताऊंगा पिच क्या है, कितनी बार, कितना क्विकली ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक। तो पिच ऐड होता है फ्रीक्वेंसी के साथ तो स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड का मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड, इसको ए से हिंदी में आयाम बोलते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एक पार्टिकल अपना मेन पॉइंट से दोनों साइड या आगे या पीछे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है कि साउंड कितना लाउड होगा। तो साउंड का जो लाउडनेस है वो डिसाइड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8वां आता है इंटेंसिटी, या इसको हम टिम्ब्रे भी बोलते हैं। ये तीनों एक्चुअली क्वालिटी एस्पेक्ट है, साउंड के क्वालिटी एस्पेक्ट है और एक क्वांटिटी एस्पेक्ट है। ये पांच के कम या ज्यादा होने से साउंड में डिफरेंस आता है, साउंड प्रोडक्शन में, साउंड ट्रेवल में, साउंड एम्प्लीफिकेशन में। और ये तीनों जो है साउंड का इंटेंसिटी, क्वालिटी, शार्पनेस, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। इसका डिटेलिंग आपको मैंने रेस्पेक्टिव क्लासेस में बताया, फिर भी हम जल्दी से उसको रिकैप कर रहे हैं। उसके बाद आता है फिनोमिनन ऑफ साउंड। साउंड के बहुत सारे फिनोमिनन है, उसमें 3 आपके लेसन में है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको, रिवर्बरेशन। रिफ्लेक्शन जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होता है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है जब साउंड किसी हार्ड सरफेस से टकराता है। इसके 2 लॉस थे, आपने पढ़ा है डिटेल में। उसके बाद एको भी एक सक्सेसिव रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन अगर सक्सेसिव हो, प्रोडक्टिव हो तो उसको इको बोलते हैं, और रिफ्लेक्शन डिस्ट्रक्टिव हो या कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हो तो उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। तो ये सारे फिनोमिनन ऑफ साउंड ही हैं और रिफ्लेक्शन से कनेक्टेड है।
उसके बाद है रेंज ऑफ हियरिंग, हमने पढ़ा था 3 तरह के रेंज ऑफ हियरिंग होते हैं। हियरिंग रेंज के हिसाब से साउंड वेव्स को 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक इंफ्रा ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में 20 फ्रीक्वेंसीज, 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेशन हुआ तो उसको बोलते हैं 20 हर्ट्ज। तो उस रेंज से लेके 20,000 वाइब्रेशन तक का जो रेंज है उसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज, जिसको हम सुन सकते हैं, हम और आप इंसान। उस रेंज से कम यानी कि 20 हर्ट्ज से कम का जो फ्रीक्वेंसीज होता है वेव्स का, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा यानी कि ऑडिबल रेंज से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। तो इसके एप्लीकेशंस भी हमने कल पिछले क्लासेस में पढ़े थे। ये इसका एप्लीकेशंस क्या है, इकोलोकेशन और सोनार में, और मेडिकल टूल्स में, सर्जिकल टूल्स में, मेटल में फ्लॉ चेक करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने इसका पढ़ा है। उसके बाद ह्यूमन ईयर में एक ऐसा सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो साउंड को इंटरप्रेट करने में मदद करता है, रिसीव करने में मदद करता है। तो साउंड वेव्स कान में अंदर प्रवेश करते हैं, उसका 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया था, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट रिसीव करता है, मिडिल पार्ट उसको इंटरप्रेट करता है और इनर पार्ट उसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक। तो ये इसके अलग अलग। और लास्ट पॉइंट था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। वो कौन कौन से कंडीशंस हैं, फैक्टर्स हैं जो साउंड की स्पीड को बाधित करती हैं, प्रभावित करती हैं। उसमें था एनटीपी, मैंने आपको बताया था, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, नॉर्मल प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी Hg होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गया तो भी उसमें कूलनेस आ जाता है मीडियम में, और कम हो गया तो नो प्रॉब्लम। उसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं जो असर करती हैं, वो है डेंसिटी, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन और विंड करेंट्स। तो ये सारे जो 7-8 कंडीशंस हैं जो साउंड ऑफ स्पीड को बाधित करती हैं। सो फ्रेंड्स, with this we have completed our lesson on sound. Hope you will understand and enjoy the lesson. And in next class we'll start with a new lesson, motion. By that time, bye bye, have a nice day, be in the home and respect the elders. Thank you.